हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये हमेशा क्या होगा, अपर राउंड ऑफ होगा। एंड अपर, ऑलवेज अपर राउंड ऑफ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये हमारे अभी जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें ये एग्जाम्पल में पॉइंट दिया गया है। अब हमारा ये जो था, देखो 7 डायरेक्टर्स थे, इसमें 2/3 तो रिटायर होने चाहिए थे, मतलब 4.7 आ रहा है, पर नोट लेस देन 2/3 है, मतलब 5 का ऊपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 5 हमने किया, 5 का 1/3 क्या आ रहा है, 1.67, और हमें पता है 0.67 आ गया, तो वो ऊपर अपर राउंड ऑफ होगा 2 में। तो इसमें मैं कहूँ नॉर्मल राउंड ऑफ रूल्स लगेंगे, नॉर्मल राउंड ऑफ रूल्स। तो यहाँ नॉर्मल लगेगा, वहाँ अपर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा है साफ कि अगर ऐसा हो तो नियरेस्ट आप अपना लेना। तो नियरेस्ट अगर 1.67 आ रहा है तो हमारा नियरेस्ट है 2। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या होना चाहिए 2। अब अ कंपनी इज हैविंग 9 डायरेक्टर्स आउट ऑफ which 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स शैल बी 6 only because 3 independent directors are to be excluded. Rest of the calculation shall be as per example given above. Directors liable to retire by rotation. Directors who actually retire by rotation at every AGM shall be those who have been the longest in the office. कौन से होंगे जिन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट काम दिए करा है फ्रॉम इन द ऑफ द लास्ट अपॉइंटमेंट। इफ 2 or more directors were appointed on the same day, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स एक ही दिन अपॉइंट हो गए, ठीक है, retirement by rotation will be decided between them by mutual agreement among themselves and no or by a lot. तो अगर 2 on a single day, तो या तो वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर लेंगे, नहीं तो हम लोटरी सिस्टम निकाल लेंगे। तो या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट या और बाय लोट। द above provision clarifies the basic question that after the determination of number of directors liable to retire by rotation, who should actually retire at the AGM. For this purpose, it is provided that the directors who have been the longest in the office since their last appointment are the directors who need to be bear tied first. However, it may happen that some of those who are appointed as director on the same day. In that case, if there exists a mutual understanding relating to retirement amongst the directors, that should be followed. Otherwise, the determination shall be done by draw of lots. तो अगर कोई म्यूचुअल उनका कुछ हो गया तो वैसे, नहीं तो फिर लॉटरी सिस्टम निकालेंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं तो लॉट। Filling of vacancy by rotation of rotational director at the AGM at which directors retire or forfeit, the company may fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto. अगर जिसमें वो डायरेक्टर ही जा रहा है तो हम हो सकता है उसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट कर ले, मेंबर्स की विश हो, या फिर हम किसी दूसरे डायरेक्टर को भी कर सकते हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन। रीअपॉइंटमेंट एट डायरेक्टर इज रिटायर्ड और वैकेंसी इज क्रिएटेड टू फिल दैट वैकेंसी द कंपनी में रीअपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर इटसेल्फ एट द एजीएम। जो जा रहा था हमने उसी को बुला लिया क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करता था। द कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग। If the retiring director is not reappointed, the company may appoint some other person at his place, but in that case, provision of section 160 are to be complied with. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 160 को comply करना पड़ेगा। The clause regarding appointment of directors for filling the vacancies created by retiring directors is quite important. However, the number of directors should not fall short of minimum directors required in the company at any stage. नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को मिनिमम हो सकते हैं, पर किसी टाइम भी ऑलवेज मिनिमम डायरेक्टर्स शुड बी प्रेजेंट। मतलब हम चाहते हैं कि मिनिमम डायरेक्टर्स जो भी हैं, जितने भी हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम हो उसमें मिनिमम डायरेक्टर्स जो है ना वो तो। However, so long as the clause regarding minimum required directors is fulfilled, the company may also resolve not to appoint anyone in place of retiring directors. तो अगर जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तो हम ये भी कैसे सोच सकते हैं कि हम फिर किसी को भी अपॉइंट नहीं करेंगे।
इन प्लेस ऑफ मिनिमम डायरेक्टर फुलफिल हो रहा है, तो हो सकता है ये सोचो कि नहीं हमें अब जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा थे, छोड़ो, नहीं हमें नहीं रखना। तो इन केस an AGM is not held on a due date, then the retirement of rotational directors cannot be postponed to that particular date when AGM shall be held in future. Directors who are liable to retire must vacate the office of director immediately when the AGM is ought to have been held. मतलब हमें रिटायरमेंट हमें कभी भी हो, पर हमें वैकेशन मतलब ये नहीं कि अगला आएगा तभी हम दो छोड़ सकते हैं। जैसे ही पता चला कि आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, आपको छोड़ना है ऑफिस, फिर चाहे वो वैकेंसी भरे नहीं भरे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग 1/3 और लेस नंबर ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आफ्टर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर्स आर नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन. These are called non-rotational directors. They may also be appointed at the general meeting as per the provisions contained in the articles. तो या तो वो जनरल मीटिंग में हो सकते हैं या फिर जो आर्टिकल्स के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली उसको हो सकता है. अब डीम्ड रीअपॉइंटमेंट of retiring director under certain circumstances, the adjournment of general meeting में. And if the vacancy of the retiring director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and same place. अगर वैकेंसी रिटायरिंग डायरेक्टर की फिलअप नहीं हुई है और उसको हमने ये भी एक्सप्रेसली नहीं मानना है कि हाँ हमें जो वैकेंसी इसको खाली रखेंगे, मतलब और डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या कहा, द मीटिंग क्या हो गई, एडजोर्न हो जाएगी. कब हो गई, सेम डे नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम, सेम डे नेक्स्ट वीक सेम टाइम, सेम डे नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस. ठीक है. In case that there is a national holiday, the meeting shall be adjourned to the next day succeeding day. हमें पता है नेशनल हॉलीडे जब आती है तब तो सक्सीडिंग डे हम मानते हैं, विच इज़ नॉट नेशनल डे, एट द सेम टाइम एंड प्लेस. Deemed reappointment. If the adjourned meeting also the vacancy of the retiring director is not filled, that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting with the immediate effect. कब से, immediate effect से हम ज्वाइन कर लेंगे. If vacancy not filled, तो अगर वैकेंसी नहीं हुई तो हम क्या होंगे, डीम रीअपॉइंट हो जाएंगे. एडजॉर्न जनरल मीटिंग हमारी हो जा सकती है नेक्स्ट वीक के लिए. तो एडजॉर्न मीटिंग कर देंगे और एडजॉर्न मीटिंग में भी अगर नहीं हुआ तो हमारा डीम रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा. अब इसकी एक्सेप्शंस क्या है, इफ एट दैट मीटिंग और द प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट टू द मीटिंग and the laws, that is his reappointment has not been considered favorably because of non passing of resolution. पर हमने पहले ये डिस्कस किया था मैटर कि ये जो पर्सन है इसी को हम रीअपॉइंट कर लेते हैं, तो हमारे जो मेंबर्स थे उन्होंने मना कर दिया. जब उन्होंने मना कर दिया तो अब ये तो नहीं कह सकते हम डीएम रीअपॉइंटमेंट कर लेते ही, जब रिजॉल्व नहीं हो रहा तो नहीं. If retiring director has by notice in writing addressed to the company or board of directors expressly his unwillingness, डायरेक्टर का मन ही नहीं है किसको अपॉइंट करो, वो जाता है मैनेजर जाता है इस कंपनी में. इफ इज डिसक्वालीफाइड, अगर उसकी डिसक्वालीफाई हो गया वो अपॉइंटमेंट के लिए तो फिर उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता. इफ़ अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट, अगर कोई स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ही पड़ेगा अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है, तो नॉर्मल डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं कैसे मानेंगे. स्पेशली रिक्वायर्ड है ना, कंडीशन हो गई. इफ सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल टू द केस दैट इज वेयर सिंगल रेजोल्यूशन वाज यूज्ड टू अपॉइंट 2 or more person as directors without first moving a proposal which was required to be agreed at the meeting and no vote being cast. इसमें 2 और मोर डायरेक्टर्स एक ही रेजोल्यूशन में पास कर रहे हैं एक ही प्रपोजल में. पहली बात तो ये करना अलाउड ही नहीं है हमारे एज पर कंपनीज एक्ट में, आपने सेक्शन में पढ़ा होगा. और इसमें क्या कहा, एंड नो वोट वाज बीइंग कास्ट,
against it. In such a case, Section 162 is contravened and two or more appointments made by single resolution are void. Consequently, retiring director is not deemed to be reappointed. तो अगर उस पर वोट कास्ट अगेंस्ट एंड नो वोट, चाहे कोई वोट उसके अगेंस्ट हो नहीं हो, पर टू और मोर डायरेक्टर्स इनके लिए तो सेपरेट रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. For the purpose of Section 152, retiring directors means the director retiring by rotation. Non-applicability of Section 152(6) and 152(7). Section 152(6) and 152(7) of the Act shall not apply to government company which is not a listed company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by CG or by any state government or by the central government with one or more state government company जिसमें नॉट लेस देन 51%, मतलब 51% और मोर किसने हेल्ड किया है. मतलब गवर्नमेंट कंपनी की हमारी डेफिनेशन ही क्या होती थी, 51 और परसेंट और मोर, जिसमें सीजी ने, एसजी ने, सीजी प्लस एसजी ने लिया, और सब्सिडरी को तो हम लेते थे. ये क्या है, ये तो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन है. ठीक है. सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट सच कंपनी हैज नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और इट्स एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 192 विद द रजिस्टर. डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन हमें पता ही है. आप पहले वाले जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें भी इसका बार बार रेफरेंस आ रहा था कि डिन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. हमें डिन की रिक्वायरमेंट से ही हमारा इसमें क्या है, काम चलेगा और हमारा अपॉइंटमेंट हो सकता है. तो इसमें डिन की रिक्वायरमेंट का ही बताया गया है. तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिन is as means an identification number allotted by CG to any individual intending to be appointed as director or to any existing director of a company for the purpose of identification and director. तो ये कोडिन क्या है, एक कोई नंबर है जो किसी डायरेक्टर को दिया है, कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को दिया है, ताकि उसका आइडेंटिफाई हो जाए कि ये डायरेक्टर है. It is provided that the director identification number obtained by the individuals prior to the notification of specification and of definition details rules shall be the DIN for the purpose of Companies Act 2013. तो जो भी DIN कोई पर्टिकुलर रूल था जो स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन डिटेल रूल से पहले किसी ने भी लिया तो हम उससे भी DIN मानेंगे. ऐसे नहीं कि नया एक्ट आया तो पुराने वाले को नहीं मानेंगे. स्पेसिफिकेशन एंड डेफिनेशन डिटेल रूल्स में जरूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड डिन से रिलेटेड बात थी, पर अगर उससे पहले भी ले रखा है तो उसको डिन मानेंगे. फर्दर इट इज़ टू बी नोटेड दैट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन शेल इंक्लूड द डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द LLP एक्ट एंड रूल्स में दे अंडर. मीन्स क्या है इसका, ये इम्पोर्टेंट है. DIN includes DPIN, मतलब ये मोर वास्ट है, ये बड़ी चीज़ है, तो ये छोटा है. डिन इंक्लूड करते हैं DPIN को, ना कि DPIN इंक्लूड करते हैं डिन को. मतलब डिन तो एक है बहुत, DPIN तो एक बहुत छोटी चीज़ है. डिन क्या है, उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसपे DPIN को किसके DIN के रूल डिन के रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं. अब मास्टर राजेश हैविंग डिन of 000425 and have already appointed in the Raj Industry Private Limited. Now he wants to appoint himself in the Mrs. Ram Kamarnavat Industry Limited as a designated partner. Here he does not require to apply for DPIN as per the section of LLP Act. DIN can be used as DPIN for designated partners. तो हमने ये देखा था DIN के एक वास्ट है, पर
अगर मैं कहूँ कि एक LLP थी और LLP में मेरा अच्छा खासा काम था। अब मैंने उसको क्या कंपनी में बना लिया, कंपनी में मेरे को डायरेक्टर चाहिए, तो क्या मेरी LLP वाला जो DPIN नंबर है, क्या मेरे को वो चल जाएगा या फिर मेरे को अलग से नंबर लेना पड़ेगा? हमने ऊपर क्या पढ़ा था, डिन इंक्लूड्स DPIN। तो अगर नाउ तो डिन इज रिक्वायर्ड, DPIN इनसफिशियंट रहेगा फिर हमारे लिए। ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ डिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152(3), नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड एज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर अंडर सेक्शन 154 or any other number as may be prescribed under section 153. Filing of application for allotment of din. Section 153 deals with the filing of application for allotment of din. Accordingly, every individual tending to appointed a director of a company shall make an application for allotment of din to a CG in this prescribed form and manner along with fees. तो जिस भी पर्सन को डिन चाहिए वो क्या करेगा, अब इंडिविजुअल है वो जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो बोलेगा कि हमें को डिन प्रोवाइड कर दो सीजी को विद इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड फीस। इट इज प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शेल ट्रीटेड एज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड इन एनी केस इंडिविजुअल होल्ड और एक्वायर सच आइडेंटिफिकेशन नंबर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 153 शेल नॉट अप्लाई और अप्लाई इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब। तो सेक्शन 153 लगेगा नहीं लगेगा वो जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बात करी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना उन्होंने सेक्शन फॉलो किया। Further, Rule 9 of the Companies Appointment and Qualification of Directors Rules 2014 states the following procedure for making an application for allotment of din before appointing an existing company. तो application for allotment of din, दिन एप्लीकेशन दिन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, हमें क्या पूछना पड़ेगा, हमें क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी। तो पहले फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एवरी एप्लीकेंट हु इंटेंड्स टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी शेल मेक एन एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिकली इन फॉर्म DIR-3 टू द CG फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस। तो हम DIR-3 में CG को कहेंगे कि भाई हमें तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, साथ में हम फीस की बात कर लेंगे। ठीक है। इट इज टू प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ प्रपोज डायरेक्टर्स नॉट हैविंग डिन द पर्टिकुलर्स ऑफ मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स शैल बी मेंशन इन फॉर्म INC 32 एंड डिन मे बी अलॉटेड टू मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर्स थ्रू INC 32। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा अगर कि आपके कंपनी हम तो हम नई नई बना रहे हैं और आपके जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनके पास दिन नहीं है, तो हमने क्या कहा, आप जब अपना INC 32 फॉर्म भरोगे जब इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो आप मैक्सिमम 3 प्रपोज डायरेक्टर्स का नाम दे सकते हो थ्रू फॉर्म INC 32 और हम उसका रजिस्ट्रेशन DIN में करा देंगे, उनको डिन नंबर दे देंगे। For Mr. Varun, Mr. Ankit and Mr. Parag are planning to incorporate a private limited company. They do not have DIN because they are becoming directors in any company for the first time. Here, in the allotment of DIN along with the form of incorporation of the company, that is form INC 32 can be filed. However, providing of electronic system to facilitate submission of application. The central government shall provide an electronic system to facilitate submission of application for the allotment of DIN through the portal on the website of MCA. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऐसे इंतजाम करने पड़ेंगे ताकि हम अपना ऑनलाइन भी सब डिटेल्स भर सकें और हमें डिन मिल सके। अब फाइलिंग रिक्वायर्ड in form attached with relevant documents. The applicant shall download form DIR-3 from the portal, fill in the particulars. So कुछ particulars जो हमें भरने हैं वो देंगे। वेरीफाई करेंगे, साइन द फॉर्म एंड आफ्टर अटैचिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स स्कैन एंड फाइल द एंटायर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो हमें फोटोग्राफ लेना है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस,
board resolution proposing his appointment as director in an existing company, specimen signature हो गया, board resolution हो गया, proof of residence हो गया, proof of identity हो गया, photograph हो गया. Submission of digitally signed form DIR-3 shall be signed and submitted electronically by the applicant using his or her own digital signature certificate and shall be verified digitally by a company secretary in full-time employment of the company or managing director or CEO या CFO. तो डिजिटल से साइन करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिकली और उसको साइन करेंगे CEO या CFO ऑफ द कंपनी इन विच द एप्लीकेंट इज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टर. डायरेक्टर की जो भी डिटेल है वो डिजिटली साइंड होंगी और वेरीफाई करेगा इसे CS और बाय द CS MD CEO CFO डायरेक्टर ये ही उस जो एप्लीकेशन है DIR-3 में उसको वेरीफाई करेंगे. इन केस द नेम ऑफ पर्सन डू नॉट हैव एट लास्ट नेम ही देन हिज और फादर्स नेम्स ग्रैंडफादर सरनेम शैल बी मेंशन इन द लास्ट नेम अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन नंबर DIR-3 है. अगर किसी पर्सन का सरनेम नहीं है तो हम उसके फादर का नाम या उनके फादर का जो सरनेम है उसी को लगा लेंगे और इसको डिक्लेरेशन हम किस में देंगे फॉर्म DIR-3. तो आपको पता चल गया DIR-3 में हमें सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अटैच करके किसको देनी है आगे MCA को प्रोवाइड करने ताकि वो हमें डिन एलोकेट कर सकें. अलॉटमेंट ऑफ डिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 MC मतलब CG shall allot a director identification number to the applicant in the prescribed manner within 1 month from the receipt of जब से उसको एप्लीकेशन मिली है उसके विदिन 1 मंथ वो क्या करेगा एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा और डिन बांट देगा. रूल 10 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड्स द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर रिजेक्शन और अलॉटमेंट ऑफ डिन. तो प्रोसीजर के रिजेक्शन करने के या अलॉटमेंट ऑफ डिन के लिए जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर ऑन द सबमिशन ऑफ द फॉर्म DIR-3 ऑन द पोर्टल एंड ऑन द पेमेंट ऑफ द रिक्विजिट फी देने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा बाय द सिस्टम ऑटोमेटिकली. एक सिस्टम के एक अपने आप ही एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी देकर और एप्लीकेशन जमा कराकर एक फी जमा करा के एक एप्लीकेशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होएगा. ठीक है, ये जनरेट हो गया. प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड इन केस द पर्सन अप्लाइंग फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया unless necessary security clearance from Home Ministry of Home Affairs Government of India has been attached along with application of DIN. तो हमें जनरेशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर लिया तो हमने जब पहले डायरेक्टर्स के बाद में बात करी थी तो वो क्या होना चाहिए रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए. पर अगर वो बाहर के एजेंट है और हमारी बॉर्डर टचिंग मतलब सिस्टर कंट्रीज है तो उसमें हमने कहा था कि हमें डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी किसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स CG की हाँ हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं हमें डिन प्रोवाइड कर दो. Communication of issues of DIN after generation of application number the central government shall process the application received for allotment of DIN and decide on the approval or rejection thereof and communicate the same to the applicant along with the DIN. तो उसको अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है वो CG डिसाइड करेगी और वो एप्लीकेंट को बता देगी. DIN allotted in case of approval by a letter of post or electronically in any other mode within a period of 1 month from the receipt of your application. तो हाँ या ना जो भी जवाब देना है वो हमें या तो लेटर पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिकली हम एप्लीकेंट को बता देंगे और टाइम कितना है 1 मंथ. हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो डायरेक्ट डिन नंबर जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसको हमें वो उसको जो मिस CG उसको कितने महीनों में देना है हमें डिन नंबर within 1 month. In case of defective incomplete application if the CG on examination finds such application to be defective or incomplete in any respect it shall give intimation of such defect or incompleteness by placing it in the website and by email to the applicant. तो हम उसको क्या करेंगे वेबसाइट पर डालेंगे कि भाई आप ऐसी गलती मत कर देना एंड ईमेल टू द एप्लीकेंट हु हैज़ फाइल्ड सच एप्लीकेशन. द एप्लीकेंट शैल बी डायरेक्टेड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीटनेस बाय रीसबमिटेड द एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days ऑफ प्लेसिंग ऑन द वेबसाइट एंड ईमेल. तो जब 15 दिन में
कई बार क्या होता है डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भरती, तो आपके पास 15 डेज का टाइम है, या आप उसको प्रॉपरली ईमेल या जो भी एप्लीकेशन है उसको सही कर सको और उसको वापस रिवर्ट कर सको. इट इज़ प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल रिजेक्ट द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट शेल फाइल फ्रेश एप्लीकेशन with complete and correct information where the defect has been rectified partially or the information is still given is still found to be defective. तो CG ये भी कह सकती है वो वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है और कहेगी एक अच्छे से फ्रेश कागज़ पर जाके बट अच्छे से बना के दो जिसमें प्रॉपर डिफेक्ट जो है रेक्टिफाई हो चुका हो. Treat and label such application as invalid in electronic record in case the defects are not removed within the given time. अगर 15 दिन में डिफेक्ट्स रिमूव नहीं हुए तो हम उसे क्या मानेंगे, डिन को ही इनवैलिड मान लेंगे. इन्फॉर्म द एप्लीकेंट ईदर बाय वे ऑफ लेटर और पोस्ट और इन इलेक्ट्रॉनिक और इन अदर मोड. एप्लीकेंट को हम बता देंगे कि भाई तुम्हारा ये इस वजह से डिन क्या है रिजेक्ट हो गया है पोस्ट से इलेक्ट्रॉनिक से किसी भी तरीके से. इन केस ऑफ इन रिजेक्शन और इनवैलिडेशन ऑफ एप्लीकेशन द फी सो पेड विद द एप्लीकेशन शेल नीदर बी रिफंडेड नॉर एडजस्टेड विद एनी अदर एप्लीकेशन. तो जो फी मिली है रिजेक्शन हो गया या इनवैलिड एप्लीकेशन हो गया तो फी जो पे करी है वो रिफंड भी नहीं होगी ना ही एडजस्ट होगी. ऑल डिन अलॉटेड टू individual by the central government before commencement of these rules shall be deemed to have been allotted them under these rule. तो ऑब्वियसली अगर कोई पुराने रूल में डिन दिया गया तो डिन की वैल्यू तो वही है ना, तो ऑब्वियसली इसको मैं माना जाएगा डिन सो अलॉटेड अनलेस अंडर दिस रूल इज वैलिड फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द एप्लीकेंट एंड शेल नॉट बी अलॉटेड टू एनी अदर पर्सन. तो डिन क्या है वो लाइफ टाइम के लिए होता है जैसे पैन कार्ड होता है. तो लाइफ टाइम होता है और इसको और किसी पर्सन को अलॉट भी नहीं हो सकता. तो प्रोसीजर क्या, पहले हमने फॉर्म एंड फीस दी एंड एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड ऑन द सिस्टम. फिर सीजी को हमने प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन दी, सीजी प्रोसेस करी एप्लीकेशन. तीसरे में क्या हुआ, अप्रूवल और रिजेक्शन इज कम्युनिकेटेड. हमने अप्रूवल या रिजेक्ट जो भी बात हुई हमने उसको कम्युनिकेट कर दी विद इन 1 मंथ. ठीक है. अब सेकेंड क्या है, इन केस द अप्रूवल डिन अलॉटेड विल बी सेंड टू द पोस्ट इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मैनर. In case of defective and incomplete application, FCG shall share it on the website and intimate by Gmail email to its applicant direct to rectify the defects and incompleteness by submitting the application within 15 days of placing the on website and email. कहेगा रेक्टिफाई करो, सीजी क्या करेगा रिजेक्ट करेगा, कहेगा फाइल नई फाइल बनाओ और रिमूवल कर देगा डिफेक्ट नॉन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ट्रीट एंड लेबल एज इनवैलिड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. तो अगर नॉन रिमूव नहीं किया तो वो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम डिफेक्टिव मानेंगे. इन्फॉर्म एप्लीकेंट को इन्फॉर्म तो करना जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, सॉरी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है. अब जो हमारा आगे का टॉपिक है प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्टेनिंग मोर देन 1 दिन, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, राधे राधे.